तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस गेम को हम खेलने वाले हैं उसके नियम हमको पता होने चाहिए। हमको अगर नियम पता है तो हमारी संभावना बढ़ जाती है उस गेम को जीतने की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिन भी एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का या अटेम्प्ट करने का क्या एक बेस्ट अप्रोच हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपना अनुभव शेयर करने वाला हूँ और इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि नेगेटिव मार्किंग वाली एग्जाम्स में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे अटेम्प्ट किया जाए कि हमारी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो और हमेशा हम पॉजिटिव में ही रहें। भले पॉजिटिव कम होगा चलेगा, पर हमेशा हम कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव में ही रहें। और दूसरा हम जानेंगे कि कितने क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने चाहिए। क्या एक फिक्स नंबर है कि इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देंगे तो हम कट ऑफ क्लियर कर देंगे? तो इस पे भी बात करेंगे हम। और फिर आगे हम बात करेंगे कि मैंने 142 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तो इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सही है या गलत, इसकी हम पूरी एनालिसिस करेंगे कि क्यों मैंने 142 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। और हम जानेंगे कि इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सही है या गलत। और ये सारी बातें उन एग्जाम्स के लिए यूजफुल हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप आ रहे हो ना मेरे साथ? तो अब हम 2 मिनट बात कर लेते हैं कि मेरा कंसर्न क्या है, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा कंसर्न यही है कि नेगेटिव मार्किंग सुनते से ही हम सभी लोग कहीं ना कहीं फियर में आ जाते हैं। और दूसरा है कि हम सेफ प्ले मेंटेलिटी अपना लेते हैं। अब सेफ प्ले मेंटेलिटी मतलब कि हम एग्जाम से पहले ही ये सोचकर चले जाते हैं कि हम कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, या हम एग्जाम से पहले ही एक फिक्स नंबर सोच के जाते हैं कि जैसे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेंटेलिटी बिल्कुल गलत है। और इस चक्कर में जितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने चाहिए उतने हम नहीं करते हैं। या तो हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं या बहुत ही कम अटेम्प्ट करते हैं, और जिससे हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो अब हम आगे बात करते हैं। जिस गेम की मैं शुरुआत में बात कर रहा था वो गेम है द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस गेम में थोड़ी बहुत मैथ्स होने वाली है, और अगर आप एक बार इस गेम को समझ गए तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हैं ऑप्शंस के हिसाब से। तो अब हम बारी बारी से एक एक केस डिस्कस करने वाले हैं और हम क्वेश्चन के सही होने की और गलत होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अब हम बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है आपके पास और आपको इसको आंसर करना है। आपको सिर्फ इतना पता है कि आपका एक ऑप्शन सही होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, और आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो गई ऑब्वियसली 3/4। और केस 2 हम इमेजिन करते हैं जिसमें हमको पता है कि इनमें से एक ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ 3 ही ऑप्शन होंगे। अगर हम जैसे एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो बहुत केसेस में हमको पता होता है कि ये तो फिक्स होगा ही नहीं। तो उस केस में हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 और गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। तो अब हम केस 3 डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आपको शायद इसमें समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री है, और फिर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि ए है बराक ओबामा, बी है नरेंद्र मोदी, और सी ऑप्शन में देता हूँ आपको कि सम्यक पंचोरी, और डी ऑप्शन देता हूँ मैं लेट्स से रमेश। तो आपको ये पता चल गया कि इसमें मतलब एक तो सम्यक पंचोरी ऑब्वियसली नहीं होगा, और रमेश, ये दोनों ऑप्शंस आपको पता चल गया कि ये तो होंगे ही नहीं किसी भी हालत में। तो अब बचे कौन से? ऊपर के 2। तो या तो नरेंद्र मोदी होगा या बराक ओबामा होगा। इसमें आपके पास ऑप्शन सिर्फ 2 ही हैं। तो आपके सही होने के चांसेस हैं या तो आपका सही होगा या तो आपका गलत होगा। और एक चौथा केस इमेजिन करते हैं जिसमें आपको पता है कि 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए और आपको शॉर्ट पता है कि यही आंसर होगा। सही होने की प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 1 और गलत होने की 0। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया आप ये सब क्यों बता रहे हो, डायरेक्ट ही बता दो ना कि कितने अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी बातें अगर मैं नहीं करूंगा आपसे तो कौन करेगा? आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों किया है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3।
तो हम इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। बाकी एग्जाम्स की आप अपने हिसाब से कर लेना। तो इसका मतलब है कि इसमें प्रत्येक सही आंसर करने पर हमको मिलते हैं 2 नंबर, और प्रत्येक गलत आंसर करने पर हमारे नंबर कटते हैं 2/3। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे हर केस के हिसाब से। यहाँ पे कैलकुलेशन है, अगर आप चाहें तो कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हर केस के हिसाब से हमको कितने नंबर मिलेंगे। तो फटाक से एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप देख लीजिए कि हमारा फर्स्ट अगर केस 1 की बात करें तो हमको प्रत्येक सही सही होने की हमारी प्रोबेबिलिटी है 1/4, और सही करेंगे तो हमको मिलेंगे 2 नंबर, और गलत होने की संभावना है हमारी 3/4, और इसके अगर हम देखें तो हमारे कटेंगे 2/3 नंबर। केस 2 की बात करें तो सही होने के हमारे चांसेस है 1/3, सेम मिलेंगे 2 नंबर। गलत होने के हमारे चांसेस है 2/3, इसमें भी 2 नंबर कटेंगे। केस 3 में हमारे सही होने के चांसेस है 1/2, और इसमें भी मिलेंगे आपको 2 नंबर सही होंगे तब। और गलत होने की चांसेस हमारे इसमें अगेन 1/2, और कटेंगे हमारे 2/3 नंबर। और केस 4 भी देख लेते हैं कि हमारे चांसेस है 1, और इसमें हमको 2 नंबर मिलेंगे, और चांसेस हैं गलत होने के 0, और इसमें कटेंगे 2/3। तो इनको फटाक से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/2 जो कि निकल के आया 0। ये हो गया 2/3 माइनस 4/9 तो निकल के आया 2/9, ये पॉजिटिव में है। और ये निकल के आया 2/3, और ये निकल के आया 2। तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख गया कि जिन क्वेश्चंस में हम रैंडमली तुक्का मार रहे थे, लिटरली जिसमें हमको चारों ऑप्शंस में कुछ नहीं पता था, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने जब अटेम्प्ट किया तो हमको 0 नंबर मिले, यानी हमारे मार्क्स नेगेटिव नहीं गए। और जिन क्वेश्चंस में हमको पता था कि 3 ऑप्शन में से कोई सही होगा, उसमें हमको मार्क्स मिले 2/9, जो कि निकल के आता है लगभग 0.22 के आसपास। तो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से हमको 0.2 नंबर मिलते हैं। केस 3 था जिसमें 50-50 चांसेस थे, उनको हमको अटेम्प्ट करने पे लगभग मिलते हैं 0.67 नंबर। और केस 4 जिसमें हमको पता है शॉर्ट शॉर्ट सही है, तो उसमें तो हमको 2 नंबर मिलेंगे ही। तो ये बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि हम बेवजह डरते हैं नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को। आप ये देखिए कि आप जैसे मान लो 4 क्वेश्चन तुक्के भी मारते हो तो आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से 1 सही हो जाएगा और 3 गलत, तो आप 0 में ही रहोगे, आप नेगेटिव नहीं जाओगे। तो क्या हमको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? तो इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा, अभी फिलहाल ये मैं मिटा देता हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किन क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना चाहिए। शायद आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा कि जो केस 4 में हमने डिस्कस किया था, तो उन क्वेश्चंस को तो हम शॉर्ट शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे ही। अच्छा, जो हमारी 50-50 प्रोबेबिलिटी थी, उसमें भी हमको 0.67 मार्क्स का फायदा हो रहा है, तो इन क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट करेंगे। और जो हमारा सेकेंड केस था जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी लगभग 33% थी, उसमें भी आप देखोगे कि हमको कहीं ना कहीं फायदा ही हो रहा है, तो इन क्वेश्चंस को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अटेम्प्ट करो। और जो चौथा केस है कि जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस गेस्टिमेट किए थे, शब्द पे ध्यान देना, मैं गेस्टिमेट शब्द यूज कर रहा हूँ। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है और ये कैसे तुक्के से अलग है। तो उस केस में भी हमको 0 नंबर मिले थे। तो सवाल ये आता है कि क्या ये क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने चाहिए? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। तो आप ये भी पूछ सकते हो कि भैया जब इसमें हमको अटेम्प्ट करने से 0 नंबर मिल रहे हैं, मतलब हमारे नेगेटिव नहीं हो रहे हैं, तो हमको इन क्वेश्चन को क्यों अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए? तो इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भले आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है, पर फिर भी आपका टाइम जा रहा है, और वो टाइम आप इन क्वेश्चंस में दे सकते थे जिसमें प्रोबेबिलिटी 33% है और 50% है, और एग्जाम के समय आपका टाइम बहुत कीमती है। तो आप इनमें अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। एक बार पढ़ के अगर आपको लगता है कि 4 ऑप्शंस में से आपको नहीं पता है कुछ भी, तो इनको छोड़ दीजिए एज इट इज, और आप इन क्वेश्चंस पे अपना दिमाग लगाएं एग्जाम के टाइम। और जो सेकेंड रीजन है कि इन क्वेश्चन को क्यों अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि गेस्टिमेशन का मतलब क्या है और क्यों गेस्टिमेशन तुक्के से अलग है और बेहतर है। तो हम सबको पता है कि तुक्का कैसा होता है। तुक्का रैंडम होता है, मतलब हम आंखें बंद करके कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और उसको लगा देते हैं, और तुक्का हमको एग्जाम में कभी नहीं लगाना चाहिए। तो गेस्टिमेशन तुक्के से अलग कैसे, वो आप समझे। गेस्टिमेशन में
हम गैस करते हैं, पर हम ऐसे रैंडमली गैस नहीं करते हैं, हम एक एस्टिमेशन के साथ गैस करते हैं। अब एस्टिमेशन के साथ वो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि मेरी एज क्या है, 0 से 100 के बीच में बताओ। तो जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो अगर आप तुक्का लगाते तो आप कैसा तुक्का लगाते कि 57, कोई लगाता 2, कोई लगाता 20, कोई लगाता 97, मतलब आपने तुक्का लगाया 1 से 100 के बीच में। तो ये प्योर तुक्का है, इसमें पूरी रैंडमनेस है। पर जब आप गेस्टिमेट करते हो तो आप यूज करते हो आपके प्रीवियस नॉलेज का, मतलब आपके पुराने ज्ञान का। तो पुराना ज्ञान कैसे, जैसे आप देखोगे कि सर की एज कम है, तो आप देखोगे कि अच्छा एक स्पेशल फीचर का इंसान जो भी होता है वो लगभग 20-22 के आसपास होता है। तो आपने देखो वो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए जो लगभग 25 से ऊपर थे और लगभग 20 से नीचे थे। तो अब आपको पता है कि 20 से 25 के बीच में मेरी एज होगी। कर तो आप अब भी गैस रहे हो, पर आप एक एस्टिमेशन के साथ गैस कर रहे हो कि अब आपको पता है कि जो भी आंसर है वो लाई करता है इस रीजन के बीच में। तो आपने क्या किया, एक रीजन फाइंड कर लिया और इस रीजन में आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरी जगह। तो ये मैंने आपको क्यों समझाया कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम गैस करके, सिर्फ एस्टिमेट करके निकाल सकते हैं। पर उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो हम रैंडमली तुक्का लगाते हैं। रैंडमली तुक्का लगाने की जगह हम उस क्वेश्चंस पे बैठकर सोचें कि हमने जो इतना पढ़ा है, क्योंकि हम शुरू में एग्जाम से पहले लगभग 8 महीने आप पढ़ोगे, लगभग हमने 4-5 महीने लगातार पढ़ा है। तो इतना सारा पढ़ा है, हमारे पास इतना सारा प्रीवियस नॉलेज है, तो उसका यूज करते हुए हम उन क्वेश्चंस में से उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करें और जितना हो सके हम उस ऑप्शन के करीब जाने की कोशिश करें। करेंगे तो हम फिर भी गैस ही, पर हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उस आंसर के सही होने की। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने 142 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे उसका क्या एनालिसिस है और मैंने क्यों किए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो 142 क्वेश्चन थे इसमें से 90 क्वेश्चन मेरे केस 4 वाले थे, मतलब 90 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मुझे शॉर्ट शॉर्ट आंसर पता था कि आंसर यही होगा। तो 90 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके मुझे 2 नंबर मिले, तो मेरे लगभग 180 नंबर तो केस 4 से ही आ गए थे। तो 17 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे 50-50 में डाउट था, मतलब 2 ऑप्शंस मेरे वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे और मैंने बचे हुए 2 ऑप्शंस में से गेस्टिमेट किया था। अब यहाँ पे देखिए आप 35 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन था। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, और 35 क्वेश्चंस एक हिसाब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। और चूंकि अपन पढ़ के गए हैं, मतलब 4-5 महीने आपने पहले पढ़ा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 35 क्वेश्चंस में से आपको कुछ भी नहीं आता होगा। तो इन 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से मुझे लगभग 7-7.5 नंबर का फायदा हुआ। और केस फर्स्ट वाले 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे, जिसमें मुझे 4 ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं पता था, जिसमें से लगभग 3-4 तो करंट के ही थे। तो इन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया था और इन पे मैंने बाद में भी मेहनत नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि 4 ऑप्शंस में से मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो इनको मैंने छेड़ा ही नहीं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन था कि आखिर में कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, वो तो जो का त्यों ही बना रहा कि सिर्फ 142 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, अच्छी बात है, पर इतने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ऐसे तो बेवकूफी भी हो सकती है। तो हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, प्रश्न यही है अभी तक। तो इसका मैं आंसर आपको लास्ट में दे दूंगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड रीजन की कि क्यों हमें एग्जाम में तुक्के नहीं मारने चाहिए, और क्यों, मतलब जो केस फर्स्ट डिस्कस किया था ना अपन ने कि 25% प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो सेकेंड रीजन यही है कि हम एक केस डिस्कस करेंगे आईसीटी का, जो पिछली बार रीट लेवल 1 में आईसीटी पूछी गई थी। उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि थे 10 नंबर के। अब हुआ क्या कि जब आंसर की आई तो उसमें से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए। तो 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो अब आप देखिए कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कैलकुलेट होती है। ये बातें आपको कहीं से जानने भी नहीं मिलेंगी। जैसे अब 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो 3 क्वेश्चन बचे। तो अब होता क्या है कि आईसीटी का वेटेज तो फिक्स था एग्जाम में कि 10 नंबर की आएगी। तो जो पहले 5 क्वेश्चन 10 नंबर के थे, अब वो 3 क्वेश्चन 10 नंबर के हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी चेंज हो जाती है। तो अब होता क्या है कि 5 क्वेश्चन पहले 10 नंबर के थे, तो हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पर चूंकि अब 3 क्वेश्चन ही 10 नंबर के हैं,
तो अब प्रत्येक प्रश्न 3.33 नंबर का होगा, तो तब जाके 10 नंबर होंगे। तो अब इसमें मान लीजिए अगर आपने आईसीटी में तुक्का लगाया होता तो आपके नेगेटिव मार्किंग भी कितनी होती, 1.11। अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर हम सही करते हैं तो मिलते हैं हमको 2 नंबर, और गलत करते हैं तो हमारे जाते हैं 0.67 नंबर। पर आईसीटी के केस में क्या हुआ था पिछली बार कि जिनके क्वेश्चंस मान लीजिए सही हो गए तो उनको तो मिले थे 3.33 नंबर, और जिनके गलत हो गए तो उनके कटे 1.11 नंबर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते हैं तो उनको तो आपको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि क्या पता उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में एक या दो क्वेश्चन डिलीट हो जाए और बिना काम का जो आपने रिस्क लिया था वो आपको भारी पड़ जाए। तो इसीलिए केस 1 में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं। और आई होप ये आपको नया पता चला होगा। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे। आई थिंक अब तक आप सभी को पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और अगर आपको पता नहीं चला तो मैं आपको बता दूं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए ये पेपर पर डिपेंड करता है। आपको कभी भी एग्जाम से पहले ये धारणा बना के जानी ही नहीं है कि मैं आज एग्जाम में 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, या कोई भी आपको फिक्स नंबर दिमाग में लेके नहीं जाना है। आप एग्जाम में बैठ के पेपर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको केस 4, 3 और 2 ये वाले अटेम्प्ट करने हैं और केस 1 वाले नहीं करने हैं। अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मतलब चारों ऑप्शंस आपको पता नहीं है, तो आप 20 क्वेश्चन को छोड़ के 130 अटेम्प्ट करोगे। अगर मान लीजिए पेपर हार्ड आ गया और हो सकता है आपके 30 क्वेश्चन ऐसे हों तो आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए इसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है, ना ही कोई एक फिक्स रेंज है कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आप कट ऑफ क्लियर कर दोगे। और अगर मैं ये आंसर आपको शुरू में बता देता तो आप शायद समझने की कोशिश भी नहीं करते कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अब आपको लॉजिक पता है तो आप अपने हिसाब से आपका डिसीजन लो। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात कि मैंने अपना पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें आपको अगर मुझसे बात करनी है सिर्फ रीट लेवल 1 के रिगार्डिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको फिल कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स और रीट लेवल 1 के रिगार्डिंग जितनी भी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये कॉल वन टाइम कॉल रहने वाली है, वन टाइम रहने वाली है और पेड रहने वाली है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।